हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी वायुमंडल के बारे में, और आज का जो वीडियो है, कल मैंने बताया था आप लोगों से कि उसी से रिलेटेड चैप्टर लेके आएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, वायु दाब और कटिबंध के बारे में। तो जो लोग कल का वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन से टॉपिक पर, वायु दाब और कटिबंध कि पूरे विश्व को कितने कटिबंधों में बांटा गया है, और पवन के बारे में भी थोड़ा बात हम लोग आज करने वाले हैं। वायु दाब, कटिबंध और पवन के बारे में। तो कल का जो वीडियो हम लोगों ने देखा था, उस वीडियो में क्या बात हुई थी, वायुमंडल के बारे में। उसमें वायुमंडल की परतों के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, कौन सी गैस की अधिकता होती है, और धरातल के सबसे निकट कौन सा है परत, सबसे ऊपरी परत कौन सी है, सारी चीजें, किस परत में क्या विशेषताएं थी, सब हम लोगों ने बात की थी। और आज वायु दाब के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से काफी क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। तो वायु दाब कहते किसे हैं, वायु दाब किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पड़ने वाला वायु, वायु मतलब जितनी गैसें उसमें होती है उसके दबाव को ही वायु दाब कहते हैं। तो वायु दाब को भी मापने के लिए यंत्र होता है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा था कि भूकंप को मापने के लिए सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता था, इसी तरह से वायु दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आज हम लोग देखते हैं बैरोमीटर का। किसका, सॉरी, बैरोमीटर का। तो बैरोमीटर से वायु दाब कैसे मापा जाता है, गणितीय रूप में इसे देखते हैं। क्या होता है कि इसकी जो क्षमता होती है, ऐसे करके मापते हैं, तो इसकी जो सबसे बड़ी क्षमता होती है, सबसे ज्यादा, वो 75 सेंटीमीटर मापी जाती है, या तो इसे बोलते हैं 750 मिलीमीटर। ठीक, ये याद रखिएगा कि वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, बैरोमीटर, या तो वायु दाब मापी या बैरोमीटर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो इससे कौन सी चीज मापते हैं, किस चीज का पता लगता है इससे। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग पहले जान लें कि जो वायु दाब होता है, इसमें जो पवनें होती हैं उसकी गति किधर होती है। तो वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। वायु, ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। इसका रीजन अभी आप लोगों के समझ में आएगा जब मैं क्या करूंगा, डायग्राम बनाऊंगा पृथ्वी का और उससे कटिबंधों में बांटूंगा। बहुत अच्छे से समझ आएगा आप लोगों के। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारियां इस वीडियो पर मिलती रहेंगी। उसका पूरा फायदा उठाइए। काफी सारे एग्जाम लगने वाले हैं और एग्जाम क्रैक करके आइए। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जब 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर तक इसकी मापक गति होती है, तो जब क्या होता है कि इसमें वायु दाब, जब वायु दाब क्या होता है, वायु दाब बढ़ेगा। जब वायु दाब बढ़ेगा, बैरोमीटर में जब वायु दाब बढ़ेगा तो क्या होता है, इससे मौसम साफ होता है। जब वायु दाब में बढ़ोतरी होती है, वायु दाब मापते हैं बैरोमीटर, जब इसमें जो मात्रा होती है वो बढ़ती है, तो इससे क्या होता है कि मौसम साफ होगा। इसका रीजन ये है कि जो यहाँ की हवा होगी, पवन, वो मुक्त होगी। मैंने बताया कि वायु दाब बढ़ेगा तो हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवन गति करता है। तो जब यहाँ का वायु दाब बढ़ेगा तो यहाँ जो पवन होगी वो निम्न वायु दाब की ओर गति करेगी, तो यहाँ का जो मौसम होगा वो साफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वायु
आगे बढ़ेगी। तो ये एक स्थिति हो गई आपकी। दूसरी स्थिति क्या होती है, जब धीरे धीरे वायु दाब घटता हो। जब धीरे धीरे करके वायु दाब घटता हो तब क्या होता है कि वर्षा होती है। वर्षा कैसे होती है अब समझिए। जब धीरे धीरे वायु दाब घटेगा, यहाँ क्या स्थिति थी कि वायु दाब बढ़ रहा था तो यहाँ से जो पवन थी वो जा रही थी। अब मैंने बताया कि हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवन गति करती है आपकी जो हवा होती है। तो जब यहाँ का वायु दाब धीरे धीरे घटेगा तो यहाँ क्या होगा कि उच्च वायु दाब की ओर से यहाँ पवनें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब वो आएंगी तो साथ में बादल आते हैं और इसी वजह से वर्षा होती है। ठीक, तो ये दो चीजें समझ गए होंगे आप लोग। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तेजी से वायु दाब घटे, मतलब तेजी से जो बैरोमीटर होता है उसमें जो इसकी वायु दाब को मापा जाता है तो उसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो जब घटती है, जैसे 75 से अचानक से नीचे डाउन हो जाए तो वो किसका संकेत होता है, आंधी तूफान। इसका भी रीजन बताऊंगा। आंधी तूफान आने की संभावना होती है, आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है। आंधी तूफान के साथ वर्षा कैसे, देखिए ये आपकी वायु है, ठीक, अगर तेजी से घट गई मतलब यहाँ निम्न वायु दाब बढ़ गया। अचानक से जब निम्न वायु दाब होगा तो उच्च वायु दाब से जो पवन होगी वो तेज से गति करती हुई निम्न वायु दाब की तरफ आएगी। मतलब समझ रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ का वायु दाब क्या है, निम्न है, और यहाँ का उच्च है। अचानक से यहाँ का भी मीडियम में है, यहाँ का भी। जब अचानक से यहाँ का वायु दाब कम होगा, वायु दाब जब कम होगा अचानक से, तो क्या होगा, वो खाली तो रहेगा नहीं, यहाँ से जो पवन होगी वो तेजी गति से जाएगी। तो क्या होता है, आंधी और तूफान की संभावना होती है और साथ में वर्षा होती है। ठीक, तो बैरोमीटर से ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए कि जब वायुदाब बढ़ता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वायुदाब घटता है तो क्या होता है, और जब तेजी से वायुदाब घटता है तो क्या होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कुछ 2-3 रेखाओं के नाम है इंपॉर्टेंट, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे पृथ्वी का, कटबंधों में बांटेंगे पृथ्वी को। ठीक, आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश होता है, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश। 30 से 35 डिग्री का जो अक्षांश होता है पृथ्वी पर, उसे अश्व अक्षांश कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी डायग्राम में आप लोगों के समझ में आ जाएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग इसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। और जो आपका 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश है, अर्थात विषुवत वृत्त वाला अक्षांश, जहां निम्न वायुदाब होता है, इस पर भी बात होने वाली है। इसे क्या कहते हैं आप लोग, इसे शांत कटिबंध बोलते हैं। शांत कटिबंध बोलते हैं, या तो एक नाम और है इसका, शांत कटिबंध जोन। और एक नाम कौन सा है जो एग्जाम में हमेशा पूछता है, वो है डोलड्रम। ये जरूर याद रखिएगा कि डोलड्रम किसे कहते हैं, 0 से 10 डिग्री अक्षांश की स्थिति को डोलड्रम कहते हैं। तो ये 2 अक्षांशों के नाम, अश्वक्षांश या शांत कटिबंध जोन या डोलड्रम, ये याद रखिएगा किसे कहते हैं। और इसके बाद आपकी स्थिति आती है एक समताप रेखा। समताप रेखा पूछता है, ये यूपीएससी के हिसाब से क्वेश्चन यहां से बनता है, वो भी मेंस में बनेगा। इनके बारे में लिखने के लिए आ जाता है। समताप रेखा हो गई आपकी, तापांतर रेखा हो गई, समताप रेखा हो गई और समदाब रेखा हो गई। समताप रेखा किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये अक्षांश है,
तो यहाँ का भी तापमान समान हो, यहाँ का भी, तो इससे जो रेखा मिलाएगी उसे समताप रेखा बोलेंगे। सेम कंडीशन समदाब रेखा के साथ है। समदाब रेखा पृथ्वी अक्षांश, यहाँ का दाब, यहाँ का दाब, यहाँ का दाब अगर ऐसे है, यहाँ का दाब, तो ये जो रेखा बनेगी ये आपकी समदाब रेखा होगी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट रेखा है वो कौन सी है, हमारी तापांतर। तापांतर रेखा, तापांतर रेखा किसे कहते हैं? तापांतर रेखा दो प्रकार की होती है। टू टाइप्स ऑफ तापांतर रेखा के दो प्रकार होते हैं। पहला दैनिक तापांतर और दूसरा कौन सा आपका वार्षिक तापांतर। यहां से क्वेश्चन बनता है छोटे एग्जामों में भी। देखिए दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर कैसे हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले एक दिन में जो सबसे ज्यादा तापमान हो वो लिख लेंगे। जैसे मान लेते हैं हम एक दिन में सबसे ज्यादा तापमान 30 डिग्री और जो सबसे कम है वो मान लीजिए 10 डिग्री। तो इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है? 30 और 10 का अंतर कितना है? 20 डिग्री। तो इसे हम क्या कहेंगे? दैनिक तापांतर कि एक दिन का औसत तापमान 20 डिग्री है। और जब वार्षिक करेंगे तो वार्षिक में जो सबसे गर्म महीना होगा उसका तापमान हम लोग देख लेंगे सबसे ज्यादा, और जो सबसे ठंडा महीना होता है तो इसमें जुलाई और जनवरी को देखा जाता है। किसे? जुलाई और जनवरी। सबसे गर्म महीना जुलाई माना जाता है, सबसे ठंडा महीना जनवरी माना जाता है। तो इसमें रेशियो निकालेंगे। अगर जुलाई मान लीजिए 45 है और जनवरी आपका 20 है, सिर्फ हम मान रहे हैं, ऐसा है नहीं। तो इससे जो तापांतर आपका होगा कितना होगा? 25 डिग्री। ये आपका औसत तापांतर है। वार्षिक औसत तापांतर आपका 25 डिग्री आएगा। क्वेश्चन में ही बना के दे देगा कि इसमें इतना है, इसमें इतना है, तो इसका वार्षिक तापांतर कितना होगा या इसका दैनिक तापांतर कितना होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी छोटी छोटी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी? पृथ्वी का डायग्राम बनाएंगे और उसे कटिबंधों में बांटेंगे। तो बहुत इजीली हम लोग उसे देखने की कोशिश करेंगे जिससे कि सारे बच्चों के समझ में आ जाए और आप लोग यहां से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के न आए पेपर में, ठीक? क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अगर आप लोग अपना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। आइए देखते हैं हम लोग किसके बारे में। पृथ्वी का डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के तहत हम लोग कटिबंधों में बांटेंगे पृथ्वी को, ठीक है? ये हो गई हमारी पृथ्वी, गोली टेढ़ी जो ही बन गई हो, ठीक है? गोला नहीं बन पाता यार हमसे सही से। देख रहे हो ये? तो इसे हम लोग कटिबंधों में बांटेंगे। बस आप लोग देखते रहिए किस तरह से बांट रहे हैं और अभी आप लोगों को बताने भी वाले हैं सारी चीजें। आप लोगों को पता है कि हमारे जब हम ग्लोब वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उस चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कुछ चीजें, शायद आप लोगों को याद होगा, ठीक है? उसी का अब आप लोगों से उपयोग करवाने वाला हूं मैं। हमारे ग्लोब में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं मैंने बताया था आप लोगों को कि एक हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर 90, नीचे 90, टोटल 181 रेखाएं हैं। तो उन्हीं अक्षांशों के आधार पर इसे बांटा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे बांटा गया है। पहले इसे हम लोग बांट लेते हैं, ठीक? इस तरह से डायग्राम बना के समझाने से क्या होता है ना कि आप लोगों के माइंड में सारी चीजें बैठ जाती हैं। और मैं तो कहूंगा आप लोग भी नोट्स बनाते समय ये डायग्राम जरूर बना लें। इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे जब नोट्स उठा के एक बार देखेंगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आप लोगों की।
और उम्मीद करता हूँ कि जो सारे पुराने वीडियो हैं आप लोग देख चुके हैं, जो लोग नए हों वो सारे वीडियो देख के इधर आएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे देखिए इसमें अक्षांश, देशांतर और ग्लोब वाले चैप्टर की बहुत ज्यादा वैल्यू है। वो चैप्टर जो लोग ना देखे होंगे उतनी ठीक तरह से समझ में नहीं आएगा जितने सही तरीके से आप लोग समझेंगे जो लोग चैप्टर देख चुके हैं। ठीक है, इसे हम लोग अब बांटते हैं। पृथ्वी हो गई हमारी, तो इसमें जो अक्षांश है देखिए ये हमारा 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री। अभी मैं बताऊंगा याद कैसे करना है। और उसके बाद आपका ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री अंश, 23.5 डिग्री। उसके बाद 35 डिग्री, उसके बाद 45 से 35 है। 35 डिग्री के बाद कितना है आपका 45 से 66 डिग्री, जितना पृथ्वी का झुकाव है 66.5 डिग्री। और ये 80 से 90। और सेम यही चीज यहां लिखेंगे। 10 डिग्री हो गया, ये आपकी मकर रेखा कितनी है, अच्छा बताया था मैंने आप लोगों को 23.5 डिग्री। उसके बाद 35 डिग्री के मध्य में अभी बात करूंगा इनका नाम। उसके बाद 45 डिग्री से 66.5 से ही 1/2 डिग्री। उसके बाद 80 और ये 90 डिग्री यहाँ क्यों है, क्योंकि दोनों ध्रुवों को 90 डिग्री माना गया है। 90 डिग्री उत्तरी, 90 डिग्री दक्षिणी। अब इनका नाम आप लोग याद करेंगे। देखिए ये क्या होता है आपका विषुवतीय निम्न, विषुवतीय निम्न। उसके बाद उपोष्ण उच्च, ये वायुदाब के बारे में बात हो रही है, अभी मैं समझाऊंगा। उसके बाद उपध्रुवीय, उपध्रुवीय उच्च के बाद निम्न। उसके बाद ध्रुवीय, ध्रुवीय उच्च। इधर क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन, विषुवतीय निम्न के बाद उपोष्ण उच्च। सारी चीजें अगर एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, याद हो जाएंगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ग्लोब में आप लोगों को कि जैसे है कि ये दक्षिणी अक्षांश में कुछ और है, उत्तरी गोलार्ध में कुछ और है, नहीं, सेम चीजें हैं, बस नेम भी वही रहेगा इसमें। और ये उपध्रुवीय निम्न ये हो गया, और ये ध्रुवीय उच्च। अब आप लोगों के समझ में नहीं समझ रहे होंगे आप लोग कि ये उच्च निम्न, निम्न उच्च निम्न में क्यों लिख रहा हूं। आइए अब इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, इस पर हमेशा आपका जो तापमान होता है वो तीव्र होता है। और यहाँ की जो वायुदाब यहाँ का होता है वो हमेशा निम्न होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि निम्न वायुदाब जहां होता है वहां हवा आती है, उच्च वायुदाब की ओर गति करेगी, और उच्च वायुदाब से यहाँ की पवन यहाँ आके यहाँ जो जगह है निम्न वायुदाब में उसे पूरा करती है। तो जब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन गति करता है तो क्या होता है, धीरे धीरे अगर गति किया तो वर्षा होती है, क्योंकि जब वो पवन आती है तो क्या लेके आती है, आपकी बादल वगैरह लेके आती है, तो उनसे वर्षा होती है। और जब तेजी से पवन इस निम्न वायुदाब में आती है तो यहाँ क्या होता है, आपका तूफान आंधी आता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि विषुवत वृत्त पर जितनी कंट्री हैं वर्ल्ड की, वहां क्या होता है कि हमेशा सघनता बनी रहती है, तापमान भी उच्च होता है, बारिश भी होती है, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं होती रहती है टाइम टू टाइम। यहाँ का तापमान हमेशा कंसंट्रेट नहीं रहता कि एक ही जगह टिका रहे। ठीक, तो ये हमारा उच्च हो गया, निम्न हो गया। तो यहां से पवन इधर गति करेगी, और जब इधर जाएगी तो यहाँ क्या है, उच्च है,
उच्च से निम्न की ओर गति करेगी। उच्च से निम्न की ओर गति करेगी तो यहाँ क्या होगा, खाली होगा। जब यहाँ निम्न होगा, यहाँ उच्च हो जाएगा तो यहाँ से इधर गति करेगी, तो यहाँ का तापमान क्या होगा, सॉरी वायु दाब उच्च होगा। समझ रहे हैं आप लोग? जहां यहाँ निम्न है तो इधर गति करेगी, ठीक। सॉरी, यहाँ निम्न है तो यहाँ पौने आएंगी, यहाँ पौने आएंगी। जब यहाँ आएंगी, यहाँ उच्च होगा तो यहाँ निम्न हो जाता है, तो फिर से ये उच्च में बदल देती हैं। अब फिर इसके सेम बाद यही कंडीशन होती है कि जब यहाँ उच्च हो गया तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करेंगी, ऐसे करके जाएंगी, यहाँ निम्न होगा, अब फिर इधर गति करेंगी। तो हवाओं का चक्र ऐसे चलता रहता है। जब मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा पवन, तो उसमें मैं आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर करूंगा। देखिए, फिर यहाँ जब निम्न हुआ तो यहाँ गति होगा, यहाँ से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं आएंगी पवने, तो यहाँ भी निम्न वायुदाब बनेगा, यहाँ उच्च वायुदाब बन जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ है, इधर आएंगी ऊपर जाएंगी तो यहाँ क्या बनेगा, उच्च। फिर आएंगी जाएंगी, क्योंकि उच्च निम्न कन्वर्ट होता रहता है तो यहाँ निम्न हो जाएगा, और यहाँ फिर उच्च हो जाएगा। कैसे, आएंगी जाएंगी, क्योंकि निम्न वायुदाब है तो यहाँ की जो पवने हैं वो गति करेंगी। हमेशा बताया मैंने कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवने गति करती हैं, तो यहाँ की जो वायु है, पवन है, वो गति करेगा निम्न वायुदाब की ओर। जब यहाँ उच्च वायुदाब बन जाएगा, यहाँ की पवन यहाँ चली जाएगी तो यहाँ क्या होगा, निम्न वायुदाब बन जाएगा, तो फिर वो वायुदाब यहाँ गति करेगा। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या चीज निकल के आती है कि जो विषुवत वृत्त है, यहाँ का पूछता है कि विषुवत वृत्त का दाब, सॉरी वायुदाब कैसा होता है, निम्न होता है। और जो उच्च वायुदाब है, सॉरी जो ध्रुव है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, दोनों में क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है। अब इसे याद करने की ट्रिक हम लोग देखेंगे। देखिए, ये आपका 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में क्या होता है, निम्न। यहां से क्वेश्चन बनता है, निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहीं कहीं ये दिया रहता है 5 डिग्री, तो अगर ऑप्शन में 10 डिग्री नहीं दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, तो आप लोग वही मार्क करके आएंगे, ठीक है। किसी किसी बुक में दिया है कि 0 डिग्री से 5 डिग्री, 0 डिग्री से 5 डिग्री नीचे ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मकर रेखा किसे कहते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा आपकी मकर रेखा है। मैंने बताया था आप लोगों को, वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, दक्षिणी अक्षांश में जो है, दक्षिणी गोलार्ध का 23.5 डिग्री अक्षांश आपका मकर रेखा है। ऐसे करके याद करेंगे कि मकर रेखा 10 डिग्री के बाद मकर रेखा आ गई, मकर रेखा से 35 डिग्री हो गई। अब 35 डिग्री से मैंने अभी बताया था आप लोगों को, सॉरी 30 से 35 डिग्री को क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश। तो ऐसे याद कर लेंगे, मकर रेखा, अश्व अक्षांश। फिर उसके बाद 45 डिग्री से 65 डिग्री, सॉरी 66 डिग्री। 66 डिग्री क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी का जो झुकाव है वो 66.5 डिग्री पर, उसके आधार पर पृथ्वी का झुकाव है। और अक्ष पर पृथ्वी कितना झुकी है, सही 23.5 डिग्री, और आधार पर 66.5 डिग्री। तो ऐसे याद हो जाएगा कि 10 डिग्री, उसके बाद मकर रेखा, उसके बाद जो पृथ्वी का आधार पर झुकाव है 66 डिग्री। ये 3 चीजें याद रखेंगे तो बीच में 45, 35, और फिर लास्ट में सबसे लास्ट वाली आपकी जो अक्षांश रेखा कौन सी मैंने बताई थी आप लोगों को, 90 डिग्री। और 90 डिग्री से 10 डिग्री लेस कर देंगे 80 डिग्री। तो यही सेम प्रोसेस यहाँ लगा देंगे हम लोग कि दक्षिणी गोलार्ध में, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में 0 से 10, उसके बाद कहां पकड़ लेंगे हम लोग, मकर रेखा। कौन सी है मकर रेखा आपकी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और उसके बाद मकर रेखा और सॉरी 23.5 डिग्री और 35 डिग्री। उसके बाद आ जाएंगे 45 डिग्री, 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री मतलब आपका क्या है, पृथ्वी का झुकाव अपने आधार पर। 23.5 डिग्री मकर रेखा, पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर। और उसके बाद 80 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में डिवाइड किया गया। इसका नाम कैसे याद करेंगे, यहां से विषुवतीय निम्न से शुरू करेंगे, क्योंकि यहां निम्न है। तो एक तरह से आप लोग याद कर लीजिए,
अंतर कर करके कि एक जगह उच्च है तो उसके बाद निम्न होगा, निम्न के बाद उच्च, उच्च के बाद निम्न, निम्न उच्च। कभी ऐसा नहीं होगा कि उच्च उच्च या निम्न निम्न आजू बाजू में हो जाए, सटे हुए, कभी नहीं। तो ऐसे याद करेंगे। विषुवत में क्या है? निम्न है। विषुवत के बाद आपका कौन सा है? उपोष्ण। विषुवत, निम्न, उपोष्ण, उच्च, उसके बाद उपध्रुवीय, निम्न और ध्रुवीय, उच्च। तो ऊपर से ध्रुवीय और उपध्रुवीय आप लोग याद करें, क्योंकि ध्रुव है और ध्रुव के नीचे जैसे ध्रुव, उसके नीचे उपध्रुवीय होगा, उसके नीचे कौन सा है आपका? विषुवत। 3 याद हो गई, ठीक। और बीच में एक डाल देना है हमें, क्या? उपोष्ण। तो ऐसे होगा कि ध्रुव, उपध्रुव, उपोष्ण और विषुवत। ध्रुव, उपध्रुव, विषुवत, 3 याद हो गए, बीच में उपोष्ण। और इनकी जो डिग्री है, इनका जो अक्षांश का वो है, स्थिति है, क्या है? विषुवत वृत्त आप लोग जानते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा, उसके बाद 10 डिग्री, उसके बाद जब आपका कौन सा आएगा? उपोष्ण। उपोष्ण में कितने डिग्री है आपका? 23.5 डिग्री से 35 डिग्री। और उसके बाद जब आपका उपध्रुवीय आएगा तो उपध्रुवीय में कौन सा है आपका? 45 से 66.5 डिग्री। और उसके बाद जब ध्रुवीय आएंगे तो उसमें 80 से 90 डिग्री। तो सिंपल है। अगर इसे आप लोग सिंपल वे में लेके नाम भी याद करेंगे, नाम भी याद हो जाएगा आप लोगों को। कोई मेरे हिसाब से कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है कि एक दूसरे से इसे जोड़ना है, जोड़ जोड़ के याद करेंगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भूल जाए, क्योंकि जो ये सबसे पहले याद करिए ना आप लोग कि ये आपका 0 डिग्री देशांतर हो गया, सॉरी अक्षांश हो गया। इसे क्या कहते हैं हम लोग? विषुवत कहते हैं। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा की स्थिति क्या है सब जानते हैं। भूमध्य रेखा पर जितनी भी कंट्री बसी हुई है, यहाँ पर बारिश भी ज्यादा होती है, गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, ठंडी भी पड़ती है, तूफान भी आते हैं। ये हो गया। उसके बाद उसके नीचे 3 भागों में बांटा गया है, ऊपर 3 भागों में बांटा गया है। तो जैसे ही विषुवत वृत्त के चाहे हम ऊपर जाए चाहे नीचे, हमें क्या मिलेगा? उपोष्ण कटिबंध मिलेगा, जहां का वायुदाब क्या है? उच्च है। और उसके ऊपर जब जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? उपध्रुवीय मिलेगा। वहां का वायुदाब क्या है? निम्न है। फिर उसके बाद हम जब लोग और ऊपर जाएंगे तो हमें ध्रुव मिलेगा। तो ध्रुव का क्या है? सॉरी उच्च है। ध्रुवीय में उच्च है। ध्रुवीय, उपध्रुवीय और उपोष्ण, विषुवत। ध्रुवीय, उपध्रुवीय, उपोष्ण, विषुवत। सेम यही नीचे भी है। तो चीजें याद हो गई। मुझे लगता है कि आप लोग, मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया कि यही याद कर लिए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बात करेंगे हम लोग पवन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। ख्याल रखिए अपना।